हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही महीने बचा हुआ है तो हमें अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। तो हम प्रैक्टिस भी हमें करना, टॉपिक वाइज भी करना है, राइट। तो इसीलिए आज हम ईवीएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपके टोटल कितने मार्क्स आए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following best reflects child-centered strategies in teaching EVS at primary level? निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर या फिर सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चर्चा और सर्वेक्षण। क्यों? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें छोटे बच्चे हैं तो ईवीएस के लिए हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो ज़रूरी नहीं है ना कि वहाँ पे टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, सिर्फ टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करता रहेगा, तो यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो ए और डी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मीन्स होलिस्टिक वे of evaluating a student. The ways in which an EVS teacher can assess her students for comprehensive evaluation in EVS are: व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है तो हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम्स, रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, पोर्टफोलियो या फिर टीचर्स ऑब्जर्वेशन। इसमें से कौन सा सबसे अच्छा व्यापक मूल्यांकन के आकलन के लिए सही होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखिए, अगर दो को हमें चूज करना रहता है तो टीचर का ऑब्जर्वेशन भी एक अच्छा टूल माना जाता है, लेकिन इसमें कई बार व्यापक हमें कॉम्प्रिहेंसिव हम नहीं इवेल्युएशन नहीं कर पाते टीचर ऑब्जर्वेशन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजीज। विच स्ट्रैटेजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप। हमें क्या करना है? ग्रुप फॉर्म करना है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमें होमोजेनस ग्रुप नहीं फॉर्म करने हैं कि मतलब एक जैसे बच्चे नहीं होने चाहिए, हेट्रोजीनस करना है कि मतलब अलग अलग समूह के विषम समूह के बच्चे एकत्रित हमें करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं जिसमें डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हो। हेट्रोजेनस हमें ग्रुप फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। तो कथन ए सही है। कथन बी लिखा हुआ है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500, नहीं ये गलत है। 1500 नहीं, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो सिटीज थी उनका विकास हुआ था। तो बी गलत है और ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ए सही है लेकिन बी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का है, द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज अ मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंटेड एज अ सब थीम ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए थीम से आया क्वेश्चन। जब हम ईवीएस की पेडागोजी की थी तो हमने थीम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे ना कि ईवीएस की, अगर हम यहाँ पे चलिए रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ईवीएस की थीम बताइए मुझे कौन कौन सी हैं ईवीएस की थीम्स। हमने क्या पढ़ा था? ईवीएस में टोटल 6 थीम्स हैं, राइट। फर्स्ट क्या थी? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड। थीम नंबर 2 कौन सी थी? फूड। आपको भी याद करते हुए जाना है मेरे साथ। फिर क्या था? शेल्टर। नंबर 4 बताइए क्या था? वाटर, वेरी गुड। देन नंबर 5 में क्या था? ट्रेवल, वेरी गुड। देन नंबर 6 में क्या था? थिंग्स, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये क्या थी? ये टोटल 6 थीम्स हैं ईवीएस में, ठीक है। और इस फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम भी है जिसमें 4 सब थीम्स आती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे सब थीम की बात हो रही है ना, देखिए सब थीम की। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में सब थीम कौन कौन सी है? फिर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फैमिली एंड फ्रेंड की सब थीम है जिसमें क्या क्या आता है? रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप, फिर वाटर, वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले। नंबर 3 पे आता है प्लांट, देन आता है एनिमल। तो ये 4 सब थीम है जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स की हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि थीम है जो फैमिली एंड फ्रेंड्स मेजर थीम है ईवीएस की, और प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें सब थीम है, बिल्कुल सही है। फिर रीजन क्या है, द इंटर डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज हाईलाइटेड थ्रू थीम्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। तो फूड को निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, इंक्वायरी को। ईवीएस का जो मेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर एनसीएफ की हम बात करें, पढ़ाने का तरीका जो है क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए। बच्चे को क्यूरियस होते हैं तो हमें उन्हें ऑब्जर्व करके, लर्निंग बाय डूइंग, उन्हें खुद हैंड ऑन एक्सपीरियंस के बेसिस पे पढ़ाना है। तो ऐसा कौन सा सवाल है या फिर कथन है जिससे उनकी जो इंक्वायरी करने की एबिलिटी है, पूछताछ करने को बढ़ावा मिलेगा। सैंडविच, सिकंजी, लेमन वाटर जो होता है वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शित करने पे तो उनके पूछने की, इंक्वायरी करने की नहीं एबिलिटी इंक्रीज होगी ना। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का, ये बिल्कुल सही है कि जब आप बोलोगे कि अपनी फैमिली से उनके फेवरेट फूड जो है वो पूछ कर आओ, तो उनसे इंक्वायरी करने की, क्वेश्चनिंग करने की जो एबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में अभी हमने थीम पढ़ा, 6 थीम पढ़ा, राइट। कौन कौन सी थीम, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, देन ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इनमें से कौन सा, देखिए फूड है, मटेरियल नहीं है कोई थीम, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ट्रेवल है, नेचुरल रिसोर्सेज नाम से कोई थीम नहीं है, शेल्टर है, वाटर है, और थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। यहाँ पे पदार्थ गलत हो गया, प्राकृतिक संसाधन गलत हो गए, और यहाँ पे कौन सा गलत हो गया, वेदर, मौसम जैसा कोई थीम नहीं है ना। तो देखिए थीम से इस वाले सेट में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो थीम आर इम्पॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिर से 2 कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट है कि सिल्क वॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। ये बिल्कुल सही है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। फिर ऐसा क्यों, आर क्या लिखा हुआ है, कुछ मादा कीड़े फेरीमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही है कि जो फीमेल वॉर्म्स होती हैं वो फेरीमोन्स नाम का एक केमिकल है जो रिलीज करती हैं, उससे जो मेल सिल्क वॉर्म होते हैं वो कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाते हैं। तो ये बिल्कुल रीजन सही है। तो ए और आर दोनों ट्रू हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा an EVS teacher organized a field trip to zoo for her students. Which of the following are the most appropriate objectives of the trip to the zoo? सीमा एक EVS शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप की हमने बात करी थी ना कि EVS में क्या जोर दिया गया कि बच्चों को फील्ड ट्रिप के द्वारा सिखाना है। मतलब EVS में हमें क्या करना है, बच्चों को सेंसिटिव बनाना है EVS के प्रति। तो फील्ड ट्रिप उसमें बहुत अच्छा माना गया है का आयोजन किया जाए। निम्नलिखित में से कौन चिड़िया घर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना। तो यहाँ पे देखिए मेमोराइजेशन पे फोकस हमें नहीं करना है, रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं करना है। एनसीएफ हो या एनसीईआरटी हो, वो याद करना, बच्चों को रटवाना, ये नेगेटिव माना जाता है। तो ये जो भी ऑप्शन हो तो काट दो। देखो ए तो गलत है, तो जिसमें ए है उसको आप काट दो। ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप एक में टिक करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि रट्टाफिकेशन बच्चों को नहीं करवाना है, उन्हें ऑब्जर्वेशन के थ्रू सिखाना है, लर्निंग बाय डूइंग करवानी है। तो बाकी सब सही है। बी में क्या लिखा है, टू रिलेट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनिमल्स।
जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, बिल्कुल सही, कि आप सिर्फ बुक से पढ़ाने के बजाय फील्ड ट्रिप में आप ले जा रहे हो कि वो जो आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो उन्हें बच्चे खुद देख सकें, उन्हें रिलेट कर पाएँ। कि अगर आप एनिमल्स पढ़ा रहे हो, टाइगर पढ़ा रहे हो, हिरण पढ़ा रहे हो, तो वो खुद देख कर ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। प्रमोट प्रोसेस स्किल, ये भी सही है। चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन, असेसमेंट कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है। तो BCD करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम ml पर ml एंड वॉल्यूम ऑफ 3 ml। तो अगर हम मास की बात करें, मास इक्वल्स टू कितना होता है, डेंसिटी इनटू क्या, वॉल्यूम। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है, मास को बोला जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे का आयतन। तो अब यहाँ पे देखिए, मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दी हुई है 12 ग्राम और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 3 ml। अब देखिए यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यूनिट बिल्कुल सेम है, ml है, यहाँ पे भी ml है, तो अब आपको बस मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 3 36, तो 36 ग्राम आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ हरियाणा आर। देखो मैप ना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप से क्वेश्चंस आते हैं। हम अभी क्लासेस में आगे मैप को डिस्कस करेंगे किसी दिन, मैप इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताना है हमें हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो हरियाणा है उसके जो राज्य लगे हुए किससे बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Next question है, read the given statement carefully and choose the correct option. Assertion क्या है, we can cook food easily at sea level at compared to the higher altitude. बिल्कुल सही है कि sea level पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होएगा, तो फूड जो है वो इजीली क्या होगा, कुक हो जाएगा। तो A बिल्कुल सही है। फिर रीज़न क्या दिया हुआ है, एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ये तो गलत दिया हुआ है। अगर हाई एल्टीट्यूड है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं और घटेगा, तो असर्शन सही है, रीज़न क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये सही है, लेकिन कारण गलत है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट्स टू कंफर्म मलेरिया, ब्लड टेस्ट इज डन टू। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होता है, क्यों कराया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि उसमें जो उपस्थित जीवाणुओं का पता लग चलेगा। जैसे कि अगर उसमें माइक्रोब्स होंगे तो ब्लड क्या होगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it has been observed by bird watchers that there is a peculiar species of birds. The male bird make their own nests and the female birds looks at all the nests and select the one she likes the best and decides in which nest to lay her eggs. The name of the bird is, कि ये एक विलक्षण जो है देखा गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया है, जो बर्ड लवर है, मतलब जो देखते हैं बर्डों को, कि जो मेल बर्ड हैं वो क्या घोंसला बनाते हैं और जो फीमेल बर्ड होती हैं वो चूज करती हैं कि कौन से घोंसले में वो अपना अंडा देंगी। इन बर्ड्स को क्या कहा जाता है, तो इन्हें बीवर बर्ड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बीवर पक्षी होते हैं जो कि मेल बर्ड होते हैं, वो बनाते हैं नेट्स को और फीमेल बर्ड चूज करती हैं कि कौन सा सही है और वो किसको में अपना अंडा देंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कंडक्ट अ सर्वे इन देयर होम्स एंड नेबरहुड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन ईच फैमिली। What skills and processes are developed through this activity? तो प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
देखो, जब बच्चे घर में या फिर आस पड़ोस में जाके क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि टोटल कितने मेंबर ऑफ है फैमिली में और उनमें कितना पानी यूज़ होता है, तो इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, फिर कितना पानी आया तो इन्फरिंग आ रहा है और एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब्स वाहिमा प्रिज्म and her experience in the navy as a doctor. What are the reasons for including this chapter? तो एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? तो ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि वहीदा जो है वो फर्स्ट वुमेन है जो कि क्या करती हैं, लीड करती हैं एक परेड को, और जो पासिंग परेड है उसे लीड करती हैं। तो इससे वो स्टीरियोटाइप जो सोसाइटी का है कि बैरियर है उसको तोड़ रही हैं, चैलेंज कर रही हैं स्टीरियोटाइप को कि सिर्फ मेल ही लीड कर सकते हैं परेड को। तो इसमें ये दिखाया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है हमें बताना है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए हर एक्सपीरियंस चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है कि उनका जो एक्सपीरियंस क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या करती हैं, ब्रेक करने के लिए चैलेंज करती हैं। फिर है, हर स्टोरी गिव्स अ पीप इनटू द, उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक होती है। ये भी क्या है, सही है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। Understanding that prism reflects 7 colors. Understanding the difficulties faced by her and her ways of tackling them. अब देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्या है, सही है। तो इसको कारण क्या था कि उसमें शामिल किया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने के तरीकों को समझना। तो डी क्या है, सही है ना, डी सही था, ए सही था। ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है क्या, या फिर मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल सही है, ए सही है और डी सही है। तो ए और डी का तो कॉम्बिनेशन इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी डी ए। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट ए है, बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। फिर है कथन बी, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इसमें फसल को प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। जो गांव से होंगे वो रिलेट कर पा रहे हो कि धान के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। जैसे आजकल बारिश नहीं हो रही है तो गांव में क्या है कि सब लोग जो धान लगा रहे हैं वो परेशान है कि अगर बारिश नहीं होगी तो धान कैसे होगी, है ना। तो पेड़ी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर कि ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्राइट कलर्ड साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वीव विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली इट इज़ पार्ट ऑफ। तो पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, तो विख्यात जिला। ये कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन EVS टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू थिंक एंड आंसर व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलेंस क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। दिस क्वेश्चन इज अ, कि एक EVS शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न क्या बच्चों में कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन या फिर कन्वर्जेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उनकी एनालिटिकल थिंकिंग क्या होगी, इससे इंक्रीज होगी, डेवलप होगी। स्टेटमेंट ए है, EVS के एक पाठ्य
ईवीएस की पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया, बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा था कौन कौन सी थी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये क्या है, पानी है, आपसी संबंध है, भोजन है, यात्रा। यहाँ पे ये गलत हो गया, आपसी संबंध है, ये थीम नहीं है, ये सब थीम है। हमने पढ़ा था किस थीम के अंदर आ रही थी, फैमिली एंड फ्रेंड्स के, तो रिलेशनशिप जो है सब थीम है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कथन 2 है ईवीएस में के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, ये बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस should reflect the recommendation of NCF 2005 of linking students' life at school to their life outside. This implies ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को शिक्षार्थियों, विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स, ओनली यहाँ पे नेगेटिव हो गया है ना, गलत हो गया। फिर है टेक्स्ट बुक सपोर्ट्स स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। ये क्या है, बिल्कुल सही है कि टेक्स्ट बुक है जो पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या है, बिल्कुल सही है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से बाकी जो हिस्सा है पौधे का उसमें पहुंचाता है। तो कथन ए सही है। कथन बी क्या कह रहा है कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, ए और बी दोनों सही है। आपको ध्यान रखना है कि जाइलम जो होता है वो जड़ से लेकर जल को और खनिज को बाकी हिस्सों में देता है, और जो फोइलम होता है वो पत्तियों से लेकर बाकी हिस्सों में भोजन को स्थानांतरित या फिर पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 3rd while introducing the theme work we do helps his student to cut colorful strips of paper and weave the strips to make a mat. The edges are glued together to make a beautiful mat. Which of the following objectives should Alex help his students focus? कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग अबाउट कलर्स, पैटर्न्स, डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल सही है। फिर बी है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, बी भी सही है। फिर है चटाई को बनाने के लिए विधि के चरणों को याद करना, अब यहाँ पे मेमोराइजेशन गलत है ना, नेगेटिव वर्ड आ गया। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, ये भी सही है। तो ए बी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5 गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट to her students that they have to visit nearby agricultural farms and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the type of crops they grow. They also have to collect photographs and prepare a report. What process, skills and learning indicators are involved there? तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतिक शामिल हैं?
जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि इसमें क्वेश्चनिंग शामिल है, एक्सप्रेशन शामिल है और इन्फरिंग कर रहे हैं बच्चे, मतलब परिणाम निकाल रहे हैं। तभी तो उन्हें चार्ट उनसे प्रिपेयर करवाया जा रहा है ना, उन्हें फोटो लेकर कलेक्ट करना है और रिपोर्ट भी तैयार करनी है, तो उन्हें परिणाम भी निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट। तो जोहड़ के लिए इनमें से क्या है, कौन सा कथन सही है। तो यह पानी की अशुद्धियों को फिल्टर करता है, गलत। यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, नहीं। वेल में नहीं। नदियों का पानी इकट्ठा करता है, नहीं। यह एक क्या है, वाटर कंजर्वेशन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो कि पानी, जो रेन का वाटर होता है उसको से ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करता है। तो यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर taught about animals to her students and asked them to do the following task। एक जो ईवीएस की टीचर है वो बच्चों को एनिमल के बारे में पढ़ा रही है और उन्हें टास्क दे रही है। राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम, observe activities of different animals, classify animals into categories based on observation, define the term animal। Which of the above is not appropriate for students of primary level as per the nature of EVS at primary level। तो ईवीएस की जो शिक्षिका है वो बच्चों को ये काम दे रही है कि आसपास के विभिन्न जानवरों का नाम लिखिए, ठीक है, ऑब्जर्व करके नाम लिखवा रही है। विभिन्न जानवरों गतिविधियों का ऑब्जर्वेशन के लिए बोल रही है, ठीक है। अवलोकन के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत करना, ठीक है। अब परिभाषित करना ईवीएस में टर्मिनोलॉजी में नहीं शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। हमें वही बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 की केवल डी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है ईवीएस टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि took some water in a glass, he puts a lemon in it, then he keeps adding a lot of salt into the water, half a spoon at a time, after some time he noticed that। तो रवि ने एक ग्लास में जल लिया, उसमें वो नींबू डालता है और फिर उसमें बहुत सारा नमक डालता है, फिर आधा चम्मच एक बार में, मतलब नमक बहुत सारा वो ऐड कर रहा है। तो वो कुछ समय पश्चात क्या देखता है कि नींबू जो है वो क्या हो रहा है, जल में तैरने लगा है। कि लेमन स्प्लिट इन वाटर, लेमन रिमेन्स मिड वे ऑफ द ग्लास, लेमन सिंक इन वाटर। तो उसने क्या देखा कि जो लेमन है वो क्या होने लगा, तैरने लगा, नींबू जल में तैरने लगा है। फिर लेमन फ्लोट्स इन वाटर, अगर वो नमक जो है डालता गया तो उससे क्या हुआ कि नींबू तैरने लगा। ये आप एक्सपेरिमेंट खुद करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल-बिरूनी इज नॉट ट्रू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अल-बिरूनी के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वो भारत आए थे, ये सही है। हमें गलत वाला बताना है ना, यहाँ पे नहीं है जो सही। भारत के उस समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये गलत है। उन्होंने लिखा है, he did not write anything about pond of India, ये गलत है। तो हम जो गलत है वही आंसर है, क्योंकि गलत ही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गढ़सीसर लेक इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया, ये भी सही है। हमें जो सही नहीं है वो उत्तर देना है, नॉट पूछ रहा है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, ये भी सही है। जैसलमेर के राजा ने बनाया था, ये भी सही है। गलत कौन सा, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग, ठीक है, वही आंसर है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हिव। तो मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दी गई कथनों पर विचार करना है। बीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है ना। एक यार बोल रहा है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो वर्कर बीज होती हैं वो फीमेल बीज होती हैं, ना कि मेल बीज, है ना। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का काम करती हैं, बिल्कुल सही है कि जो फीमेल बीज होती हैं वो एज अ वर्कर बीज काम करती हैं, तो वो छत्ते काम भी करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं। नेक्स्ट है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी सही है। तब यहाँ पे देखिए, ए सही है, सी सही है और डी सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। बी तो गलत है, तो 4 काट दीजिए। अब यहाँ पे आंसर होना चाहिए ए सी डी,
लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैंने देखा था CTET में ऑप्शन नंबर 3 पे सही आंसर की में लगा हुआ था, तो कर दीजिएगा। बट एक्चुअल में सही क्या होना चाहिए था, ACD, एक ऑप्शन और होना चाहिए था जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो 3 पे चेक आंसर है, ठीक है। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन EBS के। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आपने कितने आंसर सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे और क्लासेस आपको लेकर आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।